नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप सभी को पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जीएसटी में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसके बाद ये पहला धनतेरस है और आने वाली पहली दिवाली भी है। ट्रंप के ट्रेड और टैरिफ के तमाम पैंतरों के बीच हिंदुस्तान की दिवाली तो चमचमा रही है बॉस। दुनिया की चौथे नंबर की तगड़ी इकोनॉमी का ट्रंप के अन्याय वाले टैरिफ फिलहाल कुछ बिगाड़ता हुआ नहीं दिख रहा। अभी और आने वाले समय में भी कुछ बहुत भारत पर प्रेशर होगा ऐसा लग नहीं रहा। भारत एक्सप्रेस अपने स्टेशन से निकली हुई है और आईएमएफ से लेकर एस्ट्रोलॉजर्स तक जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं उसको सुनकर ट्रंप की खींच और कई गुना बढ़ने वाली है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात इसी नए भारत और मोदी की नीति के दौर की, भारत की अर्थव्यवस्था के उन उजालों की जो हर पैरामीटर पर चमकदार राष्ट्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर आखिर कौन सी भविष्यवाणी इंटरनेशनल संस्थाएं कर रही हैं? क्यों यह कहा जा रहा है कि अभी तो यह ट्रेलर भर है, भारत की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज हर एक पैरामीटर को आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिवाली की धूम और दियों के चमक के बीच मोदी की नीति के दम पर भारत और ज्यादा चमक रहा है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। नवंबर में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। नवंबर 28 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो भारत के दूरगामी हितों का ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी लेंगे कठोर निर्णय, होगा भारत का भाग्योदय। भारत का एक भाग्योदय होगा और करीबन 10-12 साल थ्रू आउट भारत के लिए अच्छे शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये 12 साल के बाद गुरु ये राशि में आया है। ट्रंप एक और यू टर्न मारेंगे, घूम कर वापस ट्रैक पर आएंगे। मोदी की कुंडली इतनी अभी प्रबल बनी हुई है कि ट्रंप को भी नापसंद हो या हो, उनको भी इनसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। ग्रहों का योग, मोदी की प्रबल कुंडली, भारत की जय। गुरु उच्च का होकर के कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होती चली जा रही है और आर्थिक स्थिति में है और सुदृढ़ होगी। दिवाली से पहले भारत को लेकर मोदी मैजिक से जुड़ी एक बड़ी खबर आई और छा गई। दुनिया के अर्थशास्त्रियों और देश के ज्योतिषियों ने लगभग एक सी भविष्यवाणियां देश के चमकते भाग्य को लेकर की। भारत के उजालों से भरे भविष्य को लेकर और मोदी के किरदार को लेकर ऐसा लगता है जैसे वो एक एक कर सिद्ध होने की राह पर है। इकोनॉमिक संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेज गति से दौड़ेगी, तो ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि भारत और मोदी दोनों के ग्रहों की शानदार स्थिति है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की विकास दर अमेरिका और चाइना से भी तेज होगी, तो वहीं ज्योतिषी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विश्व शांति में भारत की भूमिका और बढ़ेगी। एक तरफ संस्थाएं कह रही हैं कि मोदी नीति सफल है, तो ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी और असरदार होंगे। आईएमएफ संकेत दे रहा है कि मोदी का स्वदेशी मंत्र सिद्ध होगा, तो ज्योतिषी कह रहे हैं कि मोदी निर्णायक फैसले लेंगे और भारत और ज्यादा दमदार होगा। लग्न से जब सूर्य का गोचर होता है तो स्वाभिमान में वृद्धि होती है और जब वह पुरुष राष्ट्र पुरुष हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, तो वो कठोर निर्णय लेता है। कठोर निर्णय लेने का समय इनके लिए आ रहा है। नवंबर 28 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो भारत के दूरगामी हितों का ख्याल रखेंगे। ये कुंडली आजाद भारत की है, जिसका वृषभ लग्न है। उसके तीसरे भाव में 4 नंबर की कर्क राशि है। इसमें ऑलरेडी आजाद भारत की कुंडली में 5 ग्रह है। अब उसी के ऊपर से गुरु का भ्रमण शुरू हो रहा है, गुरु कर्क का हो रहा है।
यह कर्क राशि का भ्रमण ऐसा कहता है कि ये भारत के लिए बड़ा पराक्रमी साबित होने वाला है। इसी गुरु की 7वीं दृष्टि 9वें भाग्य भाव में पड़ने वाली है, तो एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का एक भाग्योदय होगा। तो जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड आतंक से सहमी हुई है, जब भारत ट्रंप की अनीति के सामने डट कर खड़ा है और अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं, जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन टैरिफ और ट्रेड को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं, चीन अमेरिका में तनाव लगातार बढ़ रहा है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं वो बता रही हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं। इंडियन इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ये ऐलान भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कर रहा है। IMF ने भारत के GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुपरसोनिक स्पीड से भाग रही है तो दिख रहा है, मतलब जितना अनुमान पहले था उससे भी ज्यादा तेजी से। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, हर देशवासी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया। पहले कह रहे थे कि 6.4 होगा, अब कह रहे हैं 6.6 होगा। यह बदलाव पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए किया गया। इसी महीने की शुरुआत में वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है भारत को लेकर कि भाई इनका GDP वृद्धि दर जो है वो 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दो। ये तब है जब ट्रंप भारत पर 50% का टैरिफ लादे बैठे। उनको लग रहा है कि मैदान मार लिया, लेकिन भाई साहब ये भारत है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दौड़ रहा है। अब उनको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे और ट्रंप के बयान पर तालियां ठोक रहे थे। भाई ये खबर हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जो देश को वैश्विक मंच पर गर्व से भरा हुआ देखना चाहता है। हालांकि नए भारत के लिए अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार कोई नई नहीं है, लेकिन हां उनके लिए सदमा जरूर है जो ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले झूठे बयान से अपनी राजनीति की गुंजाइश जबरन खोज रहे हैं। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। भारत आज दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। भारत की कूटनीति से लेकर रक्षा नीति और अर्थनीति तक का लोहा दुनिया मान रही है। मोदी नीति की विदेशी एक्सपर्ट मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। भारत को उसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी के ट्रैक से उतारने की कोशिश खूब हुई। पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले करवाकर फिर ट्रंप के 50% के अनीति से भरे टैरिफ के जरिए। लेकिन मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर में खुली छूट दी, बल्कि ट्रंप टैरिफ के जवाब में कूटनीतिक घेरेबंदी भी मजबूती से की। भारत और पीएम मोदी के धैर्य और सख्त फैसले लेने की परीक्षा हर कसौटी पर चली और भारत और ब्रांड मोदी और चमक कर सामने आए। इसकी मिसाल है IMF का वो अनुमान जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की ग्रोथ रेट को दुनिया में सबसे तेज बता रहा है। अमेरिका और चीन से भी ज्यादा तेज। लेकिन बात सिर्फ IMF की नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8% से ज्यादा की वृद्धि दर हासिल की है। इतना ही नहीं, महंगाई पर भी भारत ने कंट्रोल किया है। मुद्रास्फीति को 8% से घटाकर महज
1.5% तक लाने में सफलता पाई है। भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। ये तो हुई बात भारत की आर्थिक रफ्तार की। जो भविष्यवाणियां ज्योतिषियों की हैं, वो भी भारतीय इकोनॉमी की मजबूती की बात पर मुहर लगा रही हैं। ग्रहों की दशा बता रही है कि 25 से 29 नवंबर के बाद भारत की वैश्विक परिदृश्य में और भी मजबूत तस्वीर उभरने वाली है। शनि का जो गोचर है, वर्तमान नक्षत्रों में जिस तरह से शनि की गति चल रही है, उससे मैं भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी के लेवल पे कुछ आने वाले बेहतरीन बदलावों की उम्मीद रखता हूं। दुनिया के लिहाज से देखें तो दुनिया में भारत की स्थिति कैसे रहने वाली है? क्या दमदारी और बढ़ने वाली है? भारत की स्थिति और मजबूत होगी वैश्विक प्रदर्शन? निश्चित तौर पर भारत पहले से मजबूत होगा वैश्विक परिदृश्य में। ज्योतिषियों की इन भविष्यवाणियों को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो 25 नवंबर को होने वाला है। लोकसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां वो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक रूप से पूर्ण हो जाएगा। एक संकल्प सिद्ध होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के पुरातन और नूतन के द्वैत नीति ने देश की लोकल इकोनॉमी को भी शानदार गति दी है। आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन का भी शानदार योगदान रहा है। जो लोग वोट बैंक के खेल में पीएम मोदी के धार्मिक क्षेत्रों के विकास वाले विजन पर सवाल उठाते रहे हैं, उनको भी धार्मिक पर्यटन से मिलते इकोनॉमिक बूस्ट के कुछ आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए। भारत में घरेलू पर्यटन का 60% से ज्यादा हिस्सा धार्मिक पर्यटन या फिर तीर्थ यात्रा का है। कुंभ मेले से 3 से 3.5 ट्रिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ की आर्थिक लेन देन हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धार्मिक पर्यटन का यह क्षेत्र 2028 तक 59 बिलियन का होगा। तो वहीं 2030 तक धार्मिक पर्यटन से लगभग 140 मिलियन स्थायी और अस्थायी नौकरियां पैदा होने की संभावना है। मोदी का यही विजन ग्लोबल लेवल पर भारत की नई पहचान गढ़ता है। ऐसी पहचान जो सत्य और धर्म के साथ आर्थिक दृढ़ता की भी है। यही दृढ़ता वैश्विक परिदृश्य में भारत पर भरोसे को और बढ़ाती है। आज भारत के साथ ट्रेड करने को बेकरार देशों की लंबी कतार है। जिस इकोनॉमी को ट्रंप डेट बताते रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिसके लिए मोदी नीति को कोसते हैं, उस इकोनॉमी और मोदी नीति के बारे में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा क्या कह रही हैं, ये सुनना जरूरी है। तो भारत की ग्रोथ हिस्ट्री एक मॉडल बन चुकी है दुनिया के लिए।
भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले और ऐसी बात को सपोर्ट करने वाले क्या अपना सिर धुनेंगे? मोदी नीति और मोदी विजन से भारत के इस बदलाव को दुनिया देख रही है। आज की स्थिति में भारत की यूके और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। सिंगापुर और मंगोलिया के साथ भी डील हुई है। यूएस के टैरिफ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दुनिया के तमाम देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना प्रारंभ किया है। अभी हाल ही में यूएई और यूके के साथ एफटीए होने के बाद उन चुनौतियों से सामना करने में हमारे बुनकरों और एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी। नवंबर और दिसंबर यानी ये 2 महीने बेहद खास होने वाले हैं। नवंबर में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फैसला होना है। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के मित्र पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये 2 ऐसी घटनाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत और अमेरिका की डील किस दिशा में जाएगी? क्या ट्रंप झुकेंगे या मोदी राष्ट्रहित न सदने पर अमेरिका से दूरी बना लेंगे? ये सवाल सबके मन में। और अब देखिए कि कुछ ज्योतिषी अपने स्तर पर दावा कर रहे हैं कि भैया ट्रंप के तेवर फिर बदलेंगे और यह बदलाव भारत के पक्ष में होगा। वहीं दूसरी मुलाकात जियोपॉलिटिकल नजरिए से बेहद अहम है। मोदी और पुतिन की मुलाकात, वो दोस्ती जिसके लिए मोदी ने ट्रंप की धौंस और धमकी की परवाह नहीं की। सवाल यह है कि क्या नवंबर और दिसंबर के बाद भारत एक और मजबूत किरदार के तौर पर वैश्विक मंच पर उतरेगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को है बॉस। अमेरिकी दबाव के आगे डटे रहकर पीएम मोदी ने यह तो संदेश साफ साफ दुनिया को दे दिया है कि भारत अपने स्वाभिमान, राष्ट्रहित, किसान हित और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने वाला नहीं है, फिर चाहे उसको इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रही बात ट्रंप की, तो ज्योतिषी ये दावा कर रहे हैं कि नवंबर में होने जा रही भारत अमेरिका डील होकर रहेगी। ट्रंप जल्दी ठंडे पड़ेंगे क्योंकि उन्हें भी अपनी खस्ताहाल इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत की जरूरत है और भारत की कुंडली ऐसी है कि आने वाला समय भारत का ही होने वाला है। ट्रम्प भी ठंडे पड़ने वाले हैं। दिसंबर के बाद जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा और उसके बाद ट्रम्प के लिए भी टाइम मतलब एक अलग से पॉजिटिव आएगा। ये अभी उनका भी माइंड डिस्टर्ब है, मंगल का वर्ष चल रहा है, इसीलिए तो ट्रम्प भी शांत होने वाला है। ये भी आ गई है कि फिर ये आगे से भी टैरिफ बैरिफ जनवरी के बाद आने वाले नहीं है 2026 में, और ट्रम्प फिर मोदी और ट्रम्प की अच्छी गहरी दोस्ती हो जाएगी। गुरु उच्च का होकर के कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। उच्च का गुरु विशेष करके भारत के लिए बड़ा ही सुयोग प्रदान करने वाला है। भारत की जन्म पत्रिका धनु लगन की है और धनु लगन का अधिपति गुरु उच्च का होकर के बैठ रहा है। इस स्थिति में भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ होती चली जा रही है और आर्थिक स्थिति में है और सुदृढ़ होगी। जीएसटी 2.0 के बाद दिवाली के मौके पर भारतीय बाजारों में रौनक दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि इसमें एक बड़ा असर जीएसटी में हुए बदलावों का भी है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने पिछले महीने की थी। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? एक्सपर्ट मानते हैं कि चीजों के सस्ता होने से भारत में उन सामानों की खपत बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वो खरीदारी भी करेंगे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी।
यानी ट्रंप टैरिफ का असर थोड़ा कम होगा। हालांकि इसका असर सीमित ही होगा, ये बात आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कही है। उनके मुताबिक भारत एक घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी टैरिफ विवाद का इसकी वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वाला चैप्टर खोलने के बाद बदलाव कई स्तरों पर हुआ और यह बदलाव मामूली नहीं है। जिस तरह से मोदी ट्रंप की अनीति वाली टैरिफ के सामने डटकर खड़े रहे, भारत के लिए नए विकल्पों को खोजते दिखे, उसने दुनिया के कई देशों को और उनके राष्ट्राध्यक्षों को ट्रंप को ना कहने की हिम्मत दी। वरना दुनिया में किसी ने भी सोचा नहीं था कि यूरोपीय यूनियन भारत से ट्रेड डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बात को इग्नोर कर देगा। चीन भारत के साथ स्थिति को सामान्य करने और भारत पर लगे अन्याय से भरे ट्रंप टैरिफ का खुलकर विरोध कर देगा। क्या किसी ने कल्पना की थी कि जिस लहजे में, जिस अंदाज में अमेरिकी ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को धमका रहे थे, उनके तेवर एकदम से ढीले पड़ जाएंगे? आखिर ऐसा हुआ क्या? अमेरिका और पश्चिमी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे वजह है मोदी की वो नीति जो स्वतंत्र है, जो भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कसी हुई है। ट्रंप के तमाम दबाव और 50% वाले टैरिफ थोपने के बाद भी भारत का क्या बिगड़ा? देश की इकोनॉमिक रफ्तार बम बम है। ट्रंप बाकी देशों से कहते रहे, यूरोप से कहते रहे कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। सबने कहा कि ना, जाओ हम ठेंगा दिखा दें तुमको। इसे कहते हैं भारत की ताकत। चाहे रूस से मित्रता की बात हो या चीन से संबंध सामान्य करने की नीति, दोनों फ्रंट पर मोदी अडिग रहे और अमेरिका के दबाव में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, डील और दोस्ती के मंत्र ने भारत को ट्रंप टैरिफ के मुश्किल दौर में भी अडिग रखा है। माना जा रहा है कि नवंबर में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, तो वहीं दिसंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत दौरा तय है। तो क्या भारत के और ज्यादा दमदार किरदार के शुभ लक्षण दिवाली के बाद से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भारत को लेकर अहम है। दीपावली के बाद बनने वाले हंस महापुरुष राजयोग, गुरु का उच्च होना और त्रिग्रही योग, सूर्य बुध मंगल का सहयोग भारत को विश्व में बेहद दमदार बनाएगा। हंस योग के कारण देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक छवि में अभूतपूर्व सुधार होगा। हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और तकनीकी क्षमता और जिसे बोलते टैक पावर दुनिया की को जो है वो प्रभावित करेगा। और त्रिग्रही योग जो हमारी कूटनीति के डिप्लोमेसी में अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगा। आने वाले समय में भारत की रूस और अमेरिका जैसे कुछ देशों के साथ स्वयं अन्य देश अमेरिका और रूस की अगर मैं बात करूं, वो खुद ही भारत के साथ गहरा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या भारत और पीएम मोदी के तगड़े ग्रहों की दशा ट्रंप की कुंडली में बैठे राहु के असर को भी कम कर देगी? ज्योतिषीय गणनाएं अपनी जगह, लेकिन जो संकेत फिलहाल दिख रहे हैं और मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप ट्रेड पर होने वाली फाइनल बातचीत से पहले हर मुमकिन कोशिश भारत और पीएम मोदी पर दबाव बनाने की कर रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि भारत रूस से तेल न खरीदने को लेकर बात मान गया है। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, but you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. फिलहाल तो ट्रंप के इस दावे की हवा भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन निकाल दी, ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए, और साफ कह दिया कि भारत अपनी ऊर्जा खरीदी में अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। वैसे ट्रंप सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं और ये झूठ भी वैसा ही था जैसा कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का किया गया उनका दावा, जिस पर उनके झूठ में हाँ मिलाते भिखारी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कुछ कसीदे पढ़े थे।
मजे की बात यह है कि शहबाज की इस मक्खनबाजी के चटखारे ट्रंप ने लिए नहीं लिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने खूब ले लिए। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रधानमंत्री की शान में खूब बोला और जी भर के बोला। मुद्दा स्वाभिमान का है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। और फिर ये तो नया भारत है, 2014 के बाद का वो भारत जो अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा और शांति तक के अपने पैरामीटर को लेकर कहीं ज्यादा संकल्पबद्ध है। उससे वो डिगने वाला नहीं। मोदी नीति भविष्य के भारत की नीति है। ट्रेड वॉर या टैरिफ के ग्लोबल टेंशन के बीच मोदी नीति ही सबसे कारगर है। ये दुनिया मान चुकी है। IMF से लेकर दुनिया भर की इकोनॉमिक एजेंसियां भारत के सुनहरे भविष्य के संकेत दे रही हैं। दूसरी तरफ ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भी इसी दिशा में हैं कि आने वाला समय भारत का है, मोदी नीति का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब वो रिपोर्ट जो वाकई आपको दिवाली पर गर्व से बम बम कर देगी। वैसे तो जब भी मैं पाठशाला में इंडियन आर्मी को लेकर कोई चैप्टर आपको दिखाता हूं तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे सुनते हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये माहौल कुछ ज्यादा बना हुआ है। लेकिन इस बार जो स्पेशल आपको बात बताने जा रहा हूं वो इंडियन एयरफोर्स को लेकर है। सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी की हेडलाइन बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने चीन के एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात को तो सुनकर मोदी विरोधी छाती पीट लेंगे, सबूत मांगने लगेंगे। आज आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगा। कौन सी रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना को इतना ताकतवर तमगा दिया, ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। और देखते ही देखते इंडियन एयरफोर्स कैसे इतनी पावरफुल हो गई, देखिए आप। टेक्नोलॉजी हावी हो रही है। अब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने जो आज महारत पाई है वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। संकल्प सिद्धि का आकार ले रहे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की उड़ान आकाश से भी ऊंची हो चली है। खबर ऐसी है कि आपका सीना चौड़ा होना तय है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब हासिल कर लिया है। यकीनन ये खबर हर देशवासी का सीना चौड़ा करने वाली है, लेकिन इसका असली सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी बाकी है। असल में इंडियन एयरफोर्स ने चीन की एयरफोर्स को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा है। इसके बाद रूस का नंबर है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन भारत अब चीन से आगे निकल गया है। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। ये खबर पाकिस्तान पर किसी बम की तरह गिरी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, खासतौर से राफेल के खिलाफ। लेकिन एयरफोर्स की नई रैंकिंग ने सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और रूस है। वायु शक्ति के मामले में पाकिस्तान शीर्ष 10 देशों से बाहर है। भारत की एयर पावर का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है। सवाल यही है कि चीन की एयरफोर्स से आगे कैसे निकली भारतीय वायुसेना। आगे इसे आसान शब्दों में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे तय होती है किसी देश की वायुसेना की रेटिंग। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाएं शामिल हैं, जिसमें
सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WMMA एयरफोर्स रखने वाले देशों को TVR देता है और यही TVR यानी ट्रू वैल्यू रेटिंग देखकर अलग अलग देशों की एयरफोर्स की तुलना की जाती है। भारतीय वायुसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR 69.4 है, जबकि चीन की TVR 63.8 है। अमेरिका की TVR सबसे ज्यादा 242.9 है, वहीं रूस की ट्रू वैल्यू रेटिंग 142.4 है। जब किसी देश के एयरफोर्स की TVR की गणना की जाती है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मसलन सिर्फ विमानों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता, सामरिक भूमिका, रखरखाव और ऑपरेशन कैपेसिटी को भी परखा जाता है। TVR ऐसी गणना है जिसमें संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को देखा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश के पास विमानों की संख्या कम है लेकिन वो अल्ट्रा मॉडर्न और समर्थ है तो उस देश की संख्या बेहतर हो सकती है। जहां तक सवाल भारतीय एयरफोर्स का है तो बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने मॉडर्न फाइटर जेट और उन्नत प्रणालियां अपनाई है, जैसे कि राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के अल्ट्रा मॉडर्न संस्करण। ड्रोन और टोही विमान भी भारतीय बेड़े में शामिल किए गए हैं, जो TVR को बेहतर करती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट काफी उन्नत है। भारत के पास 1716 एलिमेंट है। इसमें 31.6% फाइटर जेट, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि विमान बेड़ा एक संतुलित मिश्रण हो। बेड़े में लड़ाकू, परिवहन, निगरानी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सभी की मौजूदगी हो। इंडियन एयरफोर्स ने इधर एयरबेस नेटवर्क को काफी मजबूत किया है, रखरखाव सुविधाएं उन्नत की हैं और सप्लाई चेन पर खास ध्यान दिया है, जिससे उसकी ऑपरेशन क्षमता बढ़ी है। भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। इस दौरान मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के बुनियादी ढांचों पर दर्जनों सटीक हमले किए। इन हमलों ने दिखाया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को जवाबी हमले का समय ही नहीं मिला। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय वायुसेना ने चीन को वायु शक्ति रैंकिंग में पीछे छोड़ने में इसीलिए सफलता हासिल की है क्योंकि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखते हुए मेक इन इंडिया पर फोकस किया। राइफल से लेकर राफेल तक पूरा जोर मेक इन इंडिया पर है। पीएम मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे दमदार एरिया है वो डिफेंस सेक्टर है। इसकी सबसे ताजा तस्वीरें हैं मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट्स का नया वर्जन तेजस 1A, जिसने नासिक से उड़ान भरी, और दुश्मनों को दहलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी लखनऊ से शनिवार को पहली खेप रवाना की गई। ब्रह्मोस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के वो स्वदेशी लड़ाकू विमान जिन्होंने पहली बार नासिक प्लांट से उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे भारत के दबदबे का ऐलान किया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। तेजस मार्क 1A की खूबियों की बात अगर करें तो यह स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। यह चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में यह ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है। अब तेजस एक नए वेरिएंट में आ रहा है, MK1A, जिसे अल्फा भी कहा जाता है, और उसकी थर्ड जो लाइन मैन्युफैक्चरिंग की नासिक के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तैयार की गई है, उसका मेडन टच डाउन और टेक ऑफ
यहाँ पर किया गया था और इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चर की गई तेजस मार्क 1 अल्फा को आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। इस समय भारतीय वायुसेना में मौजूदा स्थिति में तेजस पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। करीबन 40 की संख्या में तेजस भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में MiG-21 को रिटायर किया गया तो ये सवाल उठने लगे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना माने जाने वाले भारतीय वायुसेना में अब इसकी रिप्लेसमेंट कैसे और कब होगी, और उसी का जवाब फिलहाल आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। ये जो तेजस है वो अभी मौजूदा तेजस से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर मिटियोर और अस्त्र जैसे मिसाइल लगाने की फैसिलिटी है, जो आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एवियोनिक्स में काफी सारे काम किए गए हैं। कॉकपिट जहां पायलट बैठते हैं वहां पे नए जो रडार सिस्टम है वो लगाए गए हैं, नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए गए हैं और इनके साथ एरोडायनामिक फॉर्म देने में एक बहुत बड़ा काम किया गया है, जिससे इसकी रफ्तार और अचूक दुश्मनों पर वार करने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं इसे अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट बनाती हैं। तेजस 60% भारतीय है, क्योंकि इसमें लगी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है। डिफेंस जैसे सीक्रेट क्षेत्र में यह आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से बढ़ता कदम है, और इस बात का सबूत भी कि अब हिंदुस्तान डिफेंस में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ भी कदम तेजी से बढ़े हैं। मोदी की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नीति ने एक अहम बदलाव रक्षा क्षेत्र में किया है। पहले जो भारत रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज वो एक एक्सपोर्टर की भूमिका में खड़ा हुआ है। HAL के मुताबिक अगले साल मार्च तक वायुसेना को 10 तेजस MK-1A विमान मिल जाएंगे। हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक पल, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, उसकी एक मिसाल इस समय आप कैमरे पे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीयों को उत्साह, उमंग और उस एहसास से प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर इस समय कैमरे में कैद हो रही है, जहां पर नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HPT-40 जो नई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसके यहाँ पर इस समय विजुअल देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिसकी इंतजार और निगाहें लोगों की टिकी हुई थी, वाटर कैनन सैल्यूट इस समय आप कैमरे में देख सकते हैं। तेजस मार्क 1A वो इंडिजिनस फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रही थी, उसका यहाँ पर वाटर कैनन स्वागत किया जा रहा है। कितना खूबसूरत ये तस्वीर है, अपने आप में ही लोगों के, खास तौर पर भारतीयों को गर्व से भरने वाला है, क्योंकि नासिक के इस HAL फैसिलिटी में इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पहली मेडन फ्लाइट यहाँ पर ली गई है, और अब वाटर कैनन के जरिए सैल्यूट दिया जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय आत्मनिर्भरता की वो मोहर जो दुनिया में अपना लोहा मना रही है, दुनिया को दिखा रही है कि ये वो भारत नहीं रह गया जो अपने डिफेंस की चीजें दुनिया से इंपोर्ट करता था, अब वो खुद सशक्त हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये विमान फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी, जिनमें 60% से अधिक स्वदेशी सामान होगा। राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ ताकत दिखाई थी, जिससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। राफेल लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइलों के साथ पूरी तरह संगत है। साथ ही भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। यही कारण है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स का भरोसेमंद फाइटर जेट है। राइफल से लेकर राफेल तक सब
एडवांस तकनीक से लैस हों, इंडियन आर्मी की यही कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से सफलतापूर्वक तबाह करने के बाद भारतीय वायुसेना अब अपने ज्यादा से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट को भी ब्रह्मोस से लैस करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक स्थित फैसिलिटी में इसका इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने आने वाले 15 सालों में 200 से ज्यादा तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ऐसे हथियार जुटाने की तैयारी की है, जिसमें हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। 150 स्टील तकनीक से लैस मानव रहित लड़ाकू विमान और 500 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रस्ताव इंडियन आर्मी ने रखा है। माना जा रहा है कि इसके लिए प्रयास जारी हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है, वो विदेशी निर्भरता को खत्म कर देगा। सबसे अहम बात यह कि छोटी दूरी वाले हथियारों से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मेक इन इंडिया के तहत ही बनाई जा रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई आज की ये तस्वीरें देखिए। विश्व की सबसे तेज और घातक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेटेड एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। यह अत्याधुनिक इकाई 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।